हेलो फ्रेंड्स, तो अपन अपना नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखने वाले हैं आज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, क्लियर है। एक हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, क्लियर है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है कुछ इस तरीके से कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उस हॉलो स्फीयर के सेंटर से पास होती है, क्लियर है। तो इमेजिन करने की कोशिश करेंगे ये कैसा सीन यहाँ पर क्रिएट होगा, है ना। तो एक हॉलो स्फीयर दोस्तों अपन को यहाँ पे इमेजिन करना है ना। हॉलो स्फीयर इस तरीके से, क्लियर है। और इस हॉलो स्फीयर को इस तरीके से अपन को रोटेट कराना है कि वो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है जो उसके सेंटर से पास होती है ना। तो इसको इमेजिन करने के लिए अपन एक ग्लोब का सहारा लेते हैं, एक ग्लोब की हेल्प लेते हैं। तो ये अपने पास एक ग्लोब है, इस ग्लोब को अपन हॉलो स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। वैसे अर्थ क्या होती है, एक सॉलिड स्फीयर होती है ना। हालांकि ये हॉलो स्फीयर है अपने पास। तो ये हॉलो स्फीयर रोटेट कराना अपन को इस तरीके से। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये हॉलो स्फीयर किस तरीके से रोटेट कर रहा है। एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है जो ये है ना। ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और ये एक्सिस उस हॉलो स्फीयर के अंदर से पास हो रही है और सेंटर से पास हो रही होगी, क्लियर है। ये एक्सिस एक्चुअल में एक लाइन है जो उसके अंदर घुस गई और यहाँ से बाहर निकली, ये देखो, क्लियर है। और ये लाइन उसके सेंटर से पास हुई होगी और उसके बाद ये पूरा हॉलो स्फीयर रोटेट कर रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन को एक हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर अपन एक हॉलो स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। तो हॉलो स्फीयर अपन बना लेते हैं। हॉलो स्फीयर जब अपन बनाते हैं तो दोस्त हॉलो स्फीयर में दो सरफेस होती हैं, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। इसलिए अपन को यहाँ पर दो डबल वॉल बनाने होंगे। तो ये अपने पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और ये उसकी आउटर सरफेस, ठीक है। और इसके अबाउट ये इसका सेंटर मान लो और ये हॉलो स्फीयर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो एक्सिस कुछ इस तरीके से बाहर तो अपन को दिख रही है ना। बाहर अपन को दिख रही है, क्लियर है। जैसे ये देखो यहाँ पे एक बार वापस से देखते हैं। तो ये हॉलो स्फीयर इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना। तो बाहर तो अपन को एक्सिस दिख रही है, अंदर फिर जब एंटर कर जाएगी तो अंदर नहीं दिख रही ना। तो ये कर्व अपन जो बोर्ड पर है वो कर्व तो अपन नहीं बना सकते, है ना, लेकिन वो है कर्व, क्लियर है। और पीछे की तरफ भी कर्व है। तो ये इस तरीके से एक फुटबॉल टाइप का स्फीयर है। और अब उसकी ये एक्सिस जो उसके अंदर से पास हो रही है और सेंटर से, तो वो अंदर वाली एक्सिस तो अपन नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो उसको अपन डॉटेड लाइन से यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से वो बाहर आ जाती है, क्लियर है। और इस एक्सिस के अबाउट ये जो एक्सिस है ये है ना, ये पूरी एक लाइन है, यहाँ से येलो और ये नीचे का येलो, ये पूरी एक लाइन है। उसके अबाउट ये स्फीयर इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इसके अबाउट अपना ये स्फीयर रोटेट करने वाला है और उसी के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और इस स्फीयर का मास अपन ने m और रेडियस r मान लिया, क्लियर है। अब बात आती है दोस्त सबसे मेन बात कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़े होकर देखो तो डिफरेंट डिस्टेंसेस पर मास फैला हुआ है। बहुत ध्यान से देखें, पॉइंट मास में क्या होता था, अपना पूरा मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट रहता था। जबकि यहाँ पर देखो, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे यहाँ पर अपन खड़े होकर देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में मास है, कुछ और डिस्टेंस पर भी मास है, कुछ और डिस्टेंस पर भी मास है, कुछ और पूरा मास जो है वो हॉलो स्फीयर में सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना। तो सरफेस पर हर जगह मास है ना। अंदर तो खोखला है, वो अंदर तो हॉलो है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंसेस पर मास फैला हुआ है। तो पूरा मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक डिस्टेंस फिक्स नहीं है मास की, क्लियर है। तो यहाँ पर भी अपन को क्या लेना पड़ेगा, पहले एक एलिमेंट लेना होगा, फिर उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैलकुलेट करेंगे, है ना। और फिर ये देखेंगे कि वो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता था, क्लियर है। वहाँ से वहाँ तक की लिमिट लगा के अपन उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अपने पास इस पूरे हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या लेना चाहिए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सोचो दोस्त कि एक हॉलो स्फीयर है अपने पास, है ना, एक फुटबॉल है या एक ग्लोब का ये बॉल है अपने पास। इस बॉल को अगर अपन बीच में से कट कर दें हॉरिजॉन्टली, क्लियर है। अगर अपन ये अपने पास हॉलो स्फीयर है, इसको अपन ऐसे बीच में से कट कर दें, क्लियर है, बीच में से कट करें तो अपने पास दो बाउल बन के तैयार हो जाएंगे, है ना, दो बाउल बन के तैयार हो जाएंगे, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अगर उस बाउल का बेस देखा जाए तो उस बाउल का बेस एक रिंग है, क्योंकि अंदर तो खाली है ना, ये अंदर खाली है, खोखला है, हॉलो है वो, है ना। तो ये एक रिंग है ना। अब अगर उसको यहाँ से ऐसे स्लाइस करके अपन कट कर दें, है ना,
तो बचा हुआ पार्ट भी फिर से एक रिंग बचेगा, लेकिन उसकी रेडियस पहले वाली रेडियस से थोड़ी छोटी रहेगी। वापस से बोलते हैं, वापस से सुनो, एक आसान तरीका अपन डिस्कस करते हैं। एक अपन आर रेडियस की रिंग ले लें, क्लियर है, आर रेडियस की रिंग, क्लियर है। और उस आर रेडियस की रिंग है ना, जो कि ऐसा मान लो इस हॉलो स्फीयर के सेंटर से पास होने वाली रिंग है, इस तरीके से, है ना। उस आर रेडियस की रिंग का सेंटर वही है जो हॉलो स्फीयर का सेंटर है। मतलब अपन ने हॉलो स्फीयर को यहाँ से कट कर दिया बीच में से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, देखना इस तरीके से। ये थोड़ा सा है ना, अपन को यहाँ पे इमेजिनेशन करना होगा, है ना। ये है वो आर रेडियस की रिंग, ये ठीक है। यहाँ से अपन ने इसको कट कर दिया तो अपने पास दो हॉलो स्फीयर बन के तैयार हो जाते हैं, है ना। किस तरीके से, इस तरीके से दो हॉलो स्फीयर बन के तैयार हो जाएंगे। एक ये, ठीक है, और ये यहाँ पर कहीं पर सेंटर होगा ओ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसकी रिंग बना देंगे, उस हॉलो स्फीयर का बेस। और हॉलो स्फीयर का बेस एक्चुअल में क्या होता है, रिंग होता है। क्या होता है, रिंग। ये इस तरीके से हॉलो स्फीयर का जो बेस होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, रिंग होता है। क्लियर है। तुम चाहो तो सॉलिड लाइंस भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। तो अगर अपन क्या करें दोस्त, अगर अपन इस आर रेडियस, अब यहाँ से तुमने कट करा है तो ये जो हॉलो स्फीयर बन के तैयार हुआ है ऊपर से, तो उसकी रेडियस क्या रही होगी, उसकी रेडियस ठीक वही रही होगी जो अपने हॉलो स्फीयर की रेडियस है। क्लियर है। और सेम नीचे भी बना होगा एक हॉलो स्फीयर, क्लियर है, नीचे भी एक हेमी स्फीयर बना होगा ऐसा ही, ठीक है ना। तो फिर अगर अपन इस आर रेडियस की रिंग, जो कि इसका बेस है, उसके ऊपर उससे जस्ट छोटी रेडियस की रिंग रख दें, फिर उसके ऊपर उससे जस्ट छोटी रेडियस की रिंग, फिर उसके ऊपर उससे जस्ट छोटी रेडियस की रिंग, और ये उसके ऊपर सबसे छोटी रेडियस की रिंग। क्लियर है। तो यहां से ये सबसे बड़ी रिंग, फिर उसके ऊपर उससे छोटी रिंग, 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 तो अपने पास एक हॉलो हेमीस्फीयर तैयार हो जाएगा। और सेम यही काम अगर अपन नीचे की तरफ करें, है ना, ये आर रेडियस की रिंग है ना, एक ही रिंग बना रहे हैं हम, फिर उससे छोटी रेडियस की रिंग, फिर उससे छोटी रेडियस की रिंग, फिर उससे छोटी रेडियस की रिंग, फिर उससे छोटी रेडियस की, फिर उससे छोटी रेडियस की, तो नीचे की तरफ भी एक क्या बन जाएगा, हॉलो हेमीस्फीयर बन जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो अपन क्या बन जाएगा, हॉलो स्फीयर बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन को एक बात समझ में आती है कि एक रिंग की हेल्प से अपन एक हॉलो स्फीयर बना सकते हैं। किस तरीके से, सबसे बड़ी रिंग, फिर उसके ऊपर उससे छोटी रेडियस की रिंग, 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 है ना। और सेम यही काम, सबसे बड़ी रिंग अपन कंसीडर कर ही चुके हैं, बीच की रिंग, और फिर उसके नीचे उससे छोटी रिंग, उसके नीचे उससे छोटी रिंग, उसके नीचे उससे छोटी रिंग, तो नीचे की तरफ भी हेमीस्फीयर, ऊपर की तरफ भी हेमीस्फीयर बनाना है, और फाइनली अपना एक हॉलो स्फीयर बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन एक बात समझ में आती है कि रिंग की हेल्प से हॉलो स्फीयर बन सकता है। इसलिए अपन यहाँ पर एलिमेंट किसको लेने वाले हैं, रिंग को लेने वाले हैं, ठीक है। तो फिर अपन यहाँ पर रिंग एलिमेंट ले लेते हैं, चलो ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब दूसरी बात आती है दोस्त कि वो रिंग कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हो सकती है ना, जो अपनी लिमिट को डिसाइड करेगी। कहाँ से कहाँ तक फैली होगी वो अपन को जब पता चल जाएगा तो वही अपनी लिमिट बन जाती है ना। तो वो बात अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन यहाँ पर अपना एलिमेंट ले लेते हैं जो कि एक रिंग है। तो ये अपन ने रिंग एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ठीक है। ये रिंग की इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है, और जो पीछे से घूम के आएगी उसको अपन डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, ठीक है। ये रिंग है अपनी, और ये उस रिंग का सेंटर है, ठीक है। तो जिस एक्सिस के अबाउट, ये अपना हॉलो स्फीयर का सेंटर था, तो जिस एक्सिस के अबाउट हॉलो स्फीयर रोटेट कर रहा था, है ना, उसी एक्सिस के अबाउट जब ये रिंग रोटेट करेगी जो अपने एलिमेंट है, तो वो एक्सिस उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से अपन को अपने एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता चल गया। क्लियर है। अब इसको यहाँ पर अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको अपन बस जस्ट निकाल के बाहर रख लेते ताकि
है ना, अपन जो भी है वो बाहर लिखेंगे वरना इसमें हौच पौच हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, इस रिंग को बाहर निकाल लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रखेंगे, तो ये अपनी वो एलिमेंटल रिंग है, क्लियर है, ये है वो अपनी एलिमेंटल रिंग और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है, ये क्लियर है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये वाली रिंग को अपन ने बाहर निकाल के रख लिया, क्लियर है, जिसका मास dm है और जिसकी विड्थ जो है वो अपन ने dx कंसीडर कर ली, ठीक है। और ये जो रिंग एलिमेंट अपन ने लिया, यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे सेंटर होगा कहीं पे, तो ये जो रिंग एलिमेंट है ये अपन ने हॉरिजॉन्टल से, जहाँ पे सबसे बड़ी रिंग होती ना, है ना, यहाँ से अपन ने इस हॉलो स्फीयर को कट करा था, इस लाइन के अबाउट अपन ने कट करा था, तो इस लाइन से अपन ने उस एलिमेंटल रिंग को कितने डिग्री पे लिया, थीटा डिग्री पे, है ना, कितने डिग्री पे लिया, थीटा डिग्री पे, क्लियर है। तो ये सेंटर से ये जो एलिमेंटल रिंग है वो कितने डिग्री पे, अपने थीटा डिग्री पर, ठीक है, थीटा डिग्री पर, ठीक है। और उस रिंग में विड्थ है ना कुछ एलिमेंटल रिंग में, तो उसकी एंगुलर विड्थ अपन ने कंसीडर कर ली डी थीटा, क्या कंसीडर कर ली, डी थीटा, डी थीटा, क्लियर है। और ये सेंटर से, हॉलो स्फीयर के सेंटर से उस रिंग की डिस्टेंस तो रेडियस के इक्वल ही होगी, है ना, तो ये तो आर ही है, और जो रिंग एलिमेंटल रिंग है उसकी रेडियस अपन ने मान ली स्मॉल आर, ठीक है। और जब अपन इस कैपिटल आर, है ना, इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो इधर क्या आएगा, आर कॉस थीटा और इधर क्या आएगा, आर साइन थीटा, तो यहाँ पर अपन को साफ साफ दिख रहा है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा, क्लियर है। अच्छा, अब अपन एक बात और करते हैं यहाँ पर, ये इसकी जो विड्थ है रिंग की dx, उसकी वैल्यू भी निकालते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक्चुअल में ये निकालना चाहते हैं, वापस से देख लें, यहाँ पे अपन निकालना क्या चाहते हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस, है ना, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से सुने, ये डिस्टेंस अपन निकालना चाहते हैं। तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में कितनी है, तो वो देखो जरा यहाँ पे, तो उसके लिए अपन इसी ट्राइंगल को उठा लेते हैं और इसको जूम करके देखते हैं बाहर यहाँ पे। तो ये सेंटर है O, ठीक है, सेंटर O, और सेंटर O से इस तरीके से ये एंगुलर विड्थ है डी थीटा, ठीक है, ये डी थीटा है ना, और ये क्या थी अपनी R, है ना, उस रिंग की डिस्टेंस, रिंग कहाँ है, उसके हॉलो स्फीयर के सरकमफ्रेंस पर है ना, तो इसीलिए ये डिस्टेंस को अपन ने R माना है, ठीक है, रेडियस के इक्वल। तो ये अपन निकालना चाहते हैं, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस जब अपन लगाएंगे तो डी थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क, है ना, आर्क क्या है, dx अपॉन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और यहाँ से dx निकल के आ जाएगा r d थीटा, तो ये अपने उस रिंग की विड्थ निकल के आ जाती है, क्लियर है, ठीक है। तो अपन ने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, अब बचता है यहाँ पे क्या, कि ये जो एलिमेंटल रिंग जो तुमने थीटा डिग्री पर मानी है ना, है ना, हॉलो स्फीयर के सेंटर से जो तुमने थीटा डिग्री पर जो एलिमेंटल रिंग मानी है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हो सकती है। तो अपन लिमिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, अपन हॉलो स्फीयर बनाने के लिए रिंग कहाँ से कहाँ तक बनाई अपन ने, सबसे बड़ी आर रेडियस की रिंग, है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल पर ही है, सबसे बड़ी आर रेडियस की रिंग। तो अगर वही अपन कंसीडर कर लेते तो ये एंगल 0 डिग्री होता, क्योंकि अपन जो एंगल देख रहा है वो कहाँ से देख रहा है, हॉरिजॉन्टल से। अभी अपन ने जो एलिमेंटल रिंग ली है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर है। अगर तुम ये आर रेडियस की रिंग ही कंसीडर कर लेते जो कि हॉरिजॉन्टल पर ही है, क्लियर है, तो फिर एंगल 0 होता, लेकिन तुमने कुछ एंगल पर कंसीडर करी यहाँ पर, है ना, तुम चाहते तो उसको यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते थे, यहाँ पर भी कुल मिला के यहाँ से 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री सबसे छोटी रिंग टॉप पर, वहाँ तक कहीं भी कंसीडर कर सकते थे। और सेम यही काम तुम एलिमेंटल रिंग यहाँ भी ले सकते थे, मतलब नीचे की तरफ एंगल बना सकते थे, नीचे की तरफ और नीचे बना सकते थे, और नीचे बना सकते थे, और सबसे टॉप बिल्कुल बॉटम, है ना, सबसे बॉटम पे मतलब नीचे की तरफ 90 डिग्री पर भी तुम एक एलिमेंटल रिंग ले सकते थे। कुल मिलाकर ये जो एंगल है वो अपना एंगल वेरी कर रहा है 0 से लेके 90 डिग्री ऊपर की तरफ और 0 से लेके 90 डिग्री नीचे की तरफ, क्लियर है, ठीक है। अब ऊपर का +90 तो नीचे को अपन -90 लिख देते हैं, क्लियर है। तो अपना जो रिंग एलिमेंट है वो एक्चुअल में -π/2 से +π/2 के बीच में फैला हुआ है ना। अपन जो एलिमेंटल रिंग कंसीडर कर रहे हैं वो एक्चुअल में तो -π/2, यहाँ एक छोटी रिंग, इस जगह की सबसे छोटी रिंग से लेके
इस जगह की सबसे छोटी रिंग के बीच में कहीं भी कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है? देख लो वापस से, सबसे छोटी रिंग, उससे बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग और सबसे बड़ी रिंग, फिर उससे छोटी रिंग, उससे छोटी रिंग, उससे छोटी रिंग, उससे छोटी रिंग। तो इस तरीके से अपना हॉलो स्फीयर तैयार होता है। क्लियर है? तो ये है, ये डॉटेड लाइन अगर कंफ्यूज करती है तो इनको हटा देते हैं, बस अपन ने समझने के लिए बनाई थी। क्लियर है? बाकी इनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है? वो तो अपन ने जो सबसे बड़ी रेडियस की रिंग है उसको दिखाने के लिए बनाया था। तो वो सबसे बड़ी रेडियस की रिंग कहाँ पे होती है? जो जिसका सेंटर वही होता है जो हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है। क्लियर है? ये है। अब अपन अपना आगे का काम है, अपन को लिमिट पता चल गई, एलिमेंट पता लग गया। अब अपन क्या करेंगे, अपने उस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके, लिमिट भी अपन को पता चल चुकी है, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग है ना, तो एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो छोटी सी एलिमेंटल रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, है ना। तो अपन को पता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास हो रही है, वो अपन पढ़ चुके हैं। उसका मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो उसका मास dm है और उसकी रेडियस अपन ने स्मॉल r मानी है। क्लियर है? अब बात आती है dm, उस एलिमेंट का मास क्या है। क्लियर है? तो ये दोस्त हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर में जो मास होता है वो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सरफेस एरिया पर, है ना। तो हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, है ना, डायरेक्ट लिखेंगे अपन। तो जो dm है मतलब अपने रिंग का मास, तो वो क्या लिखेंगे, तो पूरे 4πr² एरिया में कितना मास फैला हुआ है, कैपिटल M। तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, m/4πr²। तो अपने रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, तो रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं दोस्त, अपन उस रिंग को कट करके उसको सीधा कर देंगे तो एक रेक्टेंगल रॉड बन जाती है। क्लियर है? तो वो क्या, उसका एरिया क्या होता है, उसकी लेंथ इंटू विड्थ। तो उस रेक्टेंगल रॉड की लेंथ क्या होगी, जो रिंग का सरकमफ्रेंस होता है, तो वो क्या होता है 2π इंटू स्मॉल r, और उसकी विड्थ क्या है dx। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, पूरे 4πr² में मास कितना था, कैपिटल M। यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, m/4πr²। तो 2πr इंटू dx एरिया में कितना मास हो जाएगा, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने dm की वैल्यू निकल के आ जाती है और इस dm की वैल्यू को अपन वहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर di निकल के आ जाएगा, di = m/4πr² इंटू 2πr इंटू dx इंटू r²। यहाँ पर अपन dx की वैल्यू भी पुट कर देंगे, स्मॉल r की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद और अपन इसको लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है? तो वो वैल्यूज अपन बाद में पुट कर देंगे, पहले इंटीग्रेट का साइन लगा देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल हॉलो स्फीयर, है ना, तो पूरे हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लग जाएगी -π/2 से +π/2, क्योंकि जो अपना एलिमेंटल रिंग है वो -π/2 के -π/2 और +π/2 के बीच में कहीं भी हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करते हैं। चलो m/4πr² इंटू 2π और स्मॉल r की जगह क्या पुट कर देंगे, r cos थीटा। ठीक है? तो r cos थीटा और dx की जगह क्या पुट कर देंगे, dx की जगह अपन पुट कर देंगे r d थीटा। क्लियर है? कैलकुलेशन है सिंपल सी, है ना, और आगे चल के हम इस कैलकुलेशन को तुम्हें होमवर्क दे देंगे, तो बाकी तुम्हें सॉल्व करना है, लिमिट पुट करना है और आंसर निकालना है। बाकी रिजल्ट क्या होगा वो हम तुम्हें लिख के दे देंगे अभी। ठीक है? तो r d थीटा और यहाँ पे स्मॉल r की जगह अपन क्या लिख देंगे, r cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है? di का इंटीग्रेशन दोस्त i हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, r² r इंटू r, r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा और एक r² बचा रह जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा mr²। 2 2 जा 4, तो यहाँ पर एक 2 बचा रह जाएगा और अंदर -π/2 से +π/2 की अपन लिमिट लगा देंगे और ये हो जाएगा cos³ थीटा d थीटा। क्लियर है? cos³ थीटा का इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको तुम बुक से अपने देख सकते हो। बाकी मैथ्स वाले बच्चों को तो इजीली आ जाएगा, है ना। cos इंटू cos² थीटा लिख देंगे, cos² थीटा को अपन 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं। फिर उसमें पुट वगैरह ये सब करोगे तो फाइनली जो सॉल्व होके जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें जब लिमिट पुट कर दोगे तो ये फाइनली जो रिजल्ट है ना, इसको सॉल्व करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। और जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2/3 mr²। तो दोस्त ये है अपने एक हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, उस एक्सिस के अबाउट जो हॉलो स्फीयर के सेंटर से पास होती है ना। वीडियो
को वापस से तुम सुन सकते हो, है ना, अपन ने एलिमेंट किस तरीके से एक रिंग को माना, उस रिंग की लिमिट अपन ने क्या रखी और कैसे रखी। बाकी सब तो कैलकुलेशन थी दोस्त, है ना, मेन पार्ट यही था। ये सब कैलकुलेशन तो अपन बार बार करते रहते हैं। तो अपन को एलिमेंट लेना और उस एलिमेंट की लिमिट क्या है वो लगाना, ये सबसे मेन पॉइंट्स होते हैं। तो इन पे ज़रा गौर करें। क्लियर है? इसको लिख लेंगे। फाइनली अपन को रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। ये डेरिवेशन अपन से किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, केवल माइंड को शार्प करने के लिए। और कभी किसी अननोन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो, या कुछ भी अपन को एलिमेंट वगैरह लेना किसी अननोन बॉडी में, तो किस तरीके से लेना होता है, क्या लिमिट वगैरह लगानी होती है, उसके लिए अपन ये डेरिवेशंस देखते हैं। क्लियर है? बाकी ये रिजल्ट याद रखना है और ये काम आएगा। अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर का, ठीक उसी एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट ये अपना हॉलो स्फीयर रोटेट कर रहा था। मतलब एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास होती है। क्लियर है? लिख लेंगे इसका।